हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट अपन ने लास्ट वीडियो में एसएम की केस स्टडीज़ सोल्व की थी इसके अंदर, और मैंने जो 4 डिफरेंट केस स्टडीज़ है वो मैंने सोल्व करा दी थी आपको। और अब अपन आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th नंबर जो केस स्टडी है उसी पे। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि रिमेनिंग केस स्टडीज़ को एक बार आप रीड आउट कीजिएगा, जिससे कि जब मैं क्लास में समझाऊँ तो ईजिली आप वो समझ पाएँ। और जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं ये सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लें। और ये पीडीएफ आपको चाहिए जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके कि केस स्टडी में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या की सेंटेंसेज हैं, उसके लिए ये जो पीडीएफ आपको चाहिए। तो स्टूडेंट, तो ये पीडीएफ अपना मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ अवेलेबल रहें। और इन सभी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम चैनल पे आते हैं, तो इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि कब नया वीडियो आ रहा है, कब न्यू पीडीएफ आ रहा है, कब नए डॉक्यूमेंट्स नोट्स आ रहे हैं, कब सॉल्यूशन आ रहा है, तो उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल रहें। तो स्टूडेंट, अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आगे आते हैं नेक्स्ट 4th नंबर के स्टडी के कंसेप्ट पे। तो 4th नंबर तक के कंसेप्ट मैंने आपको करा दिए थे इसके अंदर। और अब अपन नेक्स्ट आपकी जो 5th नंबर के स्टडी है उस 5th नंबर के स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ, तो स्टूडेंट ये है आपकी 5th नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। पहले एक बार केस स्टडी समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसमें कि जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडी बेस या सिनेरियो बेस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके लिए एक बार आपको केस स्टडी की रीडिंग लगानी है। और केस स्टडी की रीडिंग लगा के उसमें जो भी कोई आपको कंपनी है, कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट है, कंपनी की न्यू सिनर्जी है, कोई न्यू स्ट्रेटजी है, किसी के साथ मर्जर है, कोलैबोरेशन है, इस तरह का कोई भी पॉइंट आपको दिखता है तो उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे, जिससे कि जब क्वेश्चन सोल्व करें तो इजीली आप वो सोल्व कर पाएँ, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी 5th नंबर के स्टडी पे। तो जो 5th नंबर के स्टडी स्टूडेंट, इस 5th नंबर के स्टडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इस कंपनी ने तो ये एक स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो फीमेल लीड अर्ली स्टेज हेल्थ ड्रिंक कंपनी है कि तो ये एक फीमेल बेस्ड कंपनी है और ये उनके लिए हेल्थ ड्रिंक्स बनाने का काम करती है। तो इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, और जो नया प्रोडक्ट इस कंपनी ने लॉन्च किया है स्टूडेंट यहाँ पे, वो न्यू प्रोडक्ट है आपका एवा जूस। ये नया प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है एवा जूस, और इस प्रोडक्ट में आंवला, पपाया, एलोवेरा, नीम, ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपनी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखिए स्टूडेंट, एक कंसेप्ट और है इसमें, ये भी बता दूं मैं साथ में आपको कि ये जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये आउट ऑफ बेंगलोर अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ बेंगलोर अपना ये बिजनेस ऑपरेट करती है, बेंगलोर में अभी तक नहीं है ये। और ये इसका मेन प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है, ये इसका की प्रोडक्ट है जिसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अंदर जो भी कोविड का टाइम चल रहा है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया एक तरह से। इस कंपनी का हेल्थ ड्रिंक है, फीमेल के लिए स्पेशली। और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट कि अब इस कंपनी का जो ये प्रोडक्ट था, अभी जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बीसीजी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ये जो आपका एवाजूस प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बीसीजी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी टीम ने आइडेंटिफाई किया है एज ए स्टार पोजीशन। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो चैप्टर 2 में अपन पढ़ते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में,
उस BCG मैट्रिक्स में जो ये प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को स्ट्रेटजी टीम ने एज ए स्टार पोजीशन पे फाइंड आउट किया है कि इस प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी चल रही है और इस प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर भी बहुत बेटर चल रहा है। तो मार्केट की ग्रोथ रेट भी हाई चल रही है इस प्रोडक्ट के लिए, इस कंपनी की, और जो मार्केट शेयर है आपका वो भी हाई चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को एज ए स्टार पोजीशन पे आइडेंटिफाई किया गया है इसके अंदर। अब इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टूडेंट कि ये जो कंपनी है वो अभी तक आउट ऑफ बेंगलोर काम कर रही है, बेंगलोर में, कर्नाटका में नहीं है। तो इसमें अब कंपनी को बेंगलोर के अंदर भी अपना सेटअप बनाना है। तो बेंगलोर के अंदर भी सेटअप बनाने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर बेंगलोर में सेटअप बनाने के लिए कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ में? मेजर स्कूल्स ऑफ कर्नाटका, और प्लस उसने एग्रीमेंट किया है उनके साथ में, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट किया उसने कि हम हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सा, एवाजूस प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को हम सब्सिडी प्रोडक्ट में सब्सिडी रेट पे, मिनिमम रेट पे ओनली 1 रुपी ईच के अंदर हम आपको प्रोडक्ट कराएंगे। वो इसलिए जिससे कि इस प्रोडक्ट को अपन अपने बेंगलोर के अंदर भी, कर्नाटक में भी एंटर करा सकें, क्योंकि अभी तक वो आउट ऑफ बेंगलोर है। अब अपन एक मार्केट अपना डेवलप करना है और उस न्यू मार्केट में आपको एंटर होना है, बेंगलोर के अंदर भी, कर्नाटका में भी एंटर होना है। तो उसके लिए इसने एग्रीमेंट किए हैं, स्कूल्स के साथ में कॉन्टैक्ट किए हैं, कोलैबोरेशन किया है इसके अंदर, जिससे कि अपन स्कूल्स के अंदर भी अपन ये प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर, जिससे कि एक बार वो प्रोडक्ट आपका एंटर हो जाए और उसके बाद उसकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगे। तो उसके लिए इसने कर्नाटका में भी इसको एंटर करा दिया है इसके अंदर। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। तो मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी के अंदर, कि जो ये हेल्थ ड्रिंक कंपनी है, इसका मेन प्रोडक्ट जो चल रहा है वो बेंगलोर के बाहर है, अभी तक आउट ऑफ बेंगलोर है ये कंपनी अभी तक एस्टेब्लिश है। और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो एवाजूस प्रोडक्ट है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए काम करता है इसके अंदर। और इसका प्रोडक्ट बेंगलोर के बाहर चल रहा है, तो बेंगलोर के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर भी एंटर करने के लिए इसने स्कूल्स के साथ कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट किए हैं कि कम प्राइस में प्रोडक्ट देंगे अपन इसके अंदर, जिससे कि वहाँ पे अपन उस प्रोडक्ट को एंटर कर सकें। तो ये बेसिक आपकी इस स्ट्रेटजी का कंसेप्ट है इसके अंदर। हाँ, तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर, और इस प्रोडक्ट को एक तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टार पोजीशन पे आइडेंटिफाई किया गया है और ये सब आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट आपको ये हाईलाइट करके दिए हैं स्टूडेंट, जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट करके दिए हैं, यही मेन आपके पॉइंट होंगे जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ आएंगे आपके पास। इन्हीं पॉइंट से आप सॉल्व करेंगे इसके अंदर। अब आगे बढ़े अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, एज पर पीटर ड्रकर it is important to have a meaningful answer of the question। और क्वेश्चन क्या है, what business are we in, what business are we in। इस मीनिंगफुल क्वेश्चन का जो आंसर है, उस आंसर को किस स्टेटमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डज दिस स्टेटमेंट फॉल्स। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को इनमें से किस स्टेटमेंट में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने प्रीवियस वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मिशन स्टेटमेंट में दिया जाता है। और आप जब चैप्टर 3 पढ़ते हैं, तो चैप्टर 3 में जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 3.9, तो पेज नंबर 3.9 पे ये क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन मिशन स्टेटमेंट में आते हैं, और मिशन स्टेटमेंट में इनका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये 3.9 पेज नंबर आप जब पढ़ेंगे, तो 3.9 पेज नंबर पे ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं मिशन स्टेटमेंट के अंदर, और इन सभी का आंसर आपको मिशन स्टेटमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है इसके अंदर। तो ये इसका आंसर है, मिशन स्टेटमेंट में इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, प्रोसेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एज ए स्ट्रेटजी टू इंप्रूव मार्जिन्स एंड गेन मोर नेगोशिएशन पावर। देखिए वर्ड याद रखिएगा, इंप्रूव मार्जिन,
आपको मार्जिन अपना इम्प्रूव करना है। तो मार्जिन इम्प्रूव कब कर सकते हो? जब एक तो सेल ज़्यादा हो और प्लस आपकी कॉस्ट कम होगी। तो मार्जिन आपका प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव करना है, तो प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए सेल भी होनी चाहिए और सेल्स होने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम होगी तभी आपका मार्जिन इम्प्रूव होगा। प्लस यहाँ पे आपके अंदर एक पावर भी आती है, तो वो पावर क्या है? नेगोशिएशन की पावर आ रही है। तो आप कस्टमर के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि आपका मार्जिन थोड़ा कम करेंगे तो कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कस्टमर आपको कहता है कि मैं तो इतने पैसे दूंगा, नहीं तो वापस जा रहा है वो, तो अपने पास ठीक है प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 50 रुपये का हो रहा है तो 10 रुपये कम कर देंगे, तो ठीक है 40 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, कस्टमर तो नहीं जाए तो दोबारा वापस आएगा फिर कभी। तो इसलिए ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आपका मार्जिन इंप्रूव होता है, या ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी, ऐसा कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी जिसमें आपका मार्जिन इंप्रूव होता है, तो मार्जिन इंप्रूव होने का मतलब आपकी कॉस्ट रिड्यूस है। कॉस्ट कम कर रखी है आपने, कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया अपन ने, तो कॉस्ट कंट्रोल है आपकी, तभी आपके मार्जिन क्या होते हैं? इंप्रूव होते हैं। तो कॉस्ट आपकी कंट्रोल्ड है इसके अंदर। और प्लस आप में क्या है? नेगोशिएशंस की पावर है, आप नेगोशिएट कर सकते हो कस्टमर्स के साथ में। तो अब आपको बताना है कि इस तरह के जो बेनिफिट आपको मिलते हैं ये माइकल पोर्टर की किस स्ट्रेटजी में आपको दिए जाते हैं? तो ये आपको दिया जाता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में। तो ये फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में 5th नंबर चैप्टर में आपके पास एक कंसेप्ट की बना है। तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में इस तरह की पावर आपको दी जाती है इसके अंदर। तो स्टूडेंट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी आंसर में इसलिए नहीं आई है इसके अंदर, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप आप जब यूज़ करते हैं जब अपन अपनी कॉस्ट को कवर अप करते हैं। तो कॉस्ट का कंसेप्ट जहाँ मेनली मेंशन होता है आपके आंसर के क्वेश्चन में, ये मेनली आपके पास मेंशन है कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल्ड है और आपने अपनी कॉस्ट को इसलिए कम किया है, या ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आप जब यूज़ करते हैं, जब आप कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, प्राइस वॉर करते हैं और आप कॉस्ट लीडर पे काम करना चाहते हैं, तब आप कॉस्ट लीडरशिप को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें मार्जिन आपका इम्प्रूव हो रहा है। मार्जिन आपका इम्प्रूव हो सके इस प्रोसेस पे काम करेंगे, नेगोशिएशन की पावर आ जाए, तो उसके लिए अपने मार्केट पे पूरा स्ट्रेटजी बनाई अपन ने, मार्केट को पूरा स्टडी की, मार्केट पे पूरा फोकस किया अपन ने, और अपन ने फाइंड आउट किया कि अपन अपने मार्जिन को और नेगोशिएशन पावर कैसे आ सकता है। तो उसके लिए अपने उसके अकॉर्डिंग अपन ने कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया। तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी आपका यूज आता है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू अनसॉफ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, डिस्क्राइब द इंटेंसिफिकेशन ऑप्शन। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था आपको, इंटेंसिफिकेशन ऑप्शन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रो करते हैं, नया बिजनेस लेकर नहीं आएंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही ग्रो करते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट ला सकते हैं, उसी के सिमिलर कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं, या एक नए मार्केट में आप जा सकते हैं उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही जब आप ग्रोथ करते हैं तो उसे नेम दिया जाता है इंटेंसिफिकेशन ऑप्शन। तो अब आपको बताना है कि इस केस स्टडी के अंदर जो एवाजूस बनाया गया है कंपनी ने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड यूज फॉर इंटेंसिफाइंग एवाजूस। तो एवाजूस क्या कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसने, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया था, ये प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया था, ये प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च किया गया इसके अंदर स्टूडेंट? तो ये प्रोडक्ट जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपने अपना बिजनेस का एरिया बढ़ाया और अपने उसको कर्नाटका के अंदर भी लॉन्च किया है। तो ये बिजनेस जो आपका जूस था, ये जूस आपने जो बनाया है, ये आपका आउट ऑफ बेंगलोर चल रहा था अभी तक। अब आपने कर्नाटका में भी कोलैबोरेशन किया है, एग्रीमेंट किए हैं उसके अंदर, तो आपने एरिया अपना इंक्रीज़ कर दिया है और आपने बेंगलोर के अंदर भी और कर्नाटका के अंदर भी आपने ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब आपका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो एरिया इंक्रीज़ होता है तो वो कहलाता है मार्केट डेवलपमेंट। तो आपने एरिया इंक्रीज़ किया और क्लियरली इन्होंने लिखा है, ये मैंने आपको बताया भी था इसके अंदर कि इसमें जो ये जूस हैं कोलैबोरेशन किया आपने स्कूल्स के साथ में कर्नाटका के अंदर, जिससे कि आपका अभी तक जो प्रोडक्ट था वो बेंगलोर के बाहर चल रहा था, अब अपन उसको कर्नाटका के अंदर भी बेंगलोर के अंदर भी एंटर करा सकें। तो अपने बिजनेस का एरिया मार्केट इंक्रीज़ कर दिया है इसके अंदर, और मार्केट इंक्रीज़ कर दिया है तो वो आपका कहलाता है इसके अंदर मार्केट डेवलपमेंट।
मार्केट डेवलपमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, टू इंक्रीज द सेलेबिलिटी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर रिटेंशन। देखिए यार वर्ड याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर रिटेंशन, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे विन ओवर कंपटीशन, तो कंपटीशन में आपको सक्सेस होना है, कंपटीशन में आगे निकलना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है। तो उस पर्पस के लिए अपन किस स्ट्रेटजी को, किस टेक्निक को, किस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना हो और जब आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना हो तब उसके लिए जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो अप्रोच आपकी आती है बेंचमार्किंग अप्रोच। तो बेंचमार्किंग की हेल्प से ही अपन कंपटीशन में सक्सेस होते हैं, कंपटीशन में आगे निकलते हैं इसके अंदर, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखते हैं, तब उस पर्पस के लिए बेंचमार्किंग को यूज़ किया जाता है। ये चैप्टर 8 में एंड में आपके पास गिवन है ये। फिर नेक्स्ट 5th नंबर में आपको दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था, हाईलाइट किया अलग से स्पेशली, कि जो एवाजोस प्रोडक्ट है इसको BCG में एज ए स्टार आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर बढ़ रही है, सडनली क्या हुआ, इस प्रोडक्ट की जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट स्लो डाउन आ गई। मार्केट में रिसेशन आने के रीज़न से, मार्केट में इंटरनेशनल इवेंट होने के रीज़न से, किसी भी रीज़न से मार्केट की ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गई है। तो मार्केट की ग्रोथ रेट जब स्लो डाउन हो जाती है तो ये जो आपका प्रोडक्ट था वो स्टार से किस में टर्न करेगा, एज BCG मैट्रिक्स। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ। ये अपन सपोज बनाते हैं, ये मैंने उसमें पहले बनाई थी आपकी BCG मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है इस कंसेप्ट को। मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट, और नेक्स्ट है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट हाई हो सकता है या मार्केट ग्रोथ रेट लो हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग मार्केट शेयर हाई और लो, इनको नेम दिया गया था स्टार, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। अब यहाँ कहा गया है कि आपकी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रही है, ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। यदि वो कहता है कि आपका शेयर, ये ध्यान रखिएगा वर्ड, कि यदि वो कहता है कि शेयर स्लो डाउन हो जाता है, तो यदि शेयर स्लो डाउन हो जाता है तो ये वर्ड आएगा, और ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है तो ये पॉइंट आएगा। तो ग्रोथ रेट कम हो गई है, ग्रोथ रेट कम, स्टार पे था ये आपका पोजीशन स्टार पे था। अब ग्रोथ रेट कम हो गई तो किस पे आ जाएगा, ये कैश काउ पॉइंट पे आ जाएगा इसके अंदर। अब लेकिन यदि ये कहता है कि जो मार्केट शेयर था, जो शेयर था, इस ग्रोथ वर्ड की जगह पे शेयर वर्ड यूज कर लेता है, ये कि जो शेयर था वो डाउन आ गया, तो शेयर डाउन आ जाता है तो स्टार से किस में चला जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे वर्ड को समझना है आपको कि ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, तो मार्केट की ग्रोथ स्लो डाउन, इसलिए मैंने ग्रोथ वर्ड यूज किया। देखिए इसके अंदर तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है आपकी, तो पहले स्टार पे था, ग्रोथ स्लो डाउन होने से वो कैश काउ की पोजीशन पे आ जाएगा। और यदि शेयर वर्ड यूज करता है ग्रोथ की जगह पे मार्केट शेयर या शेयर वर्ड यूज करता है, तो मार्केट शेयर यदि स्लो डाउन हो जाता है तो मार्केट शेयर स्लो डाउन होते हुए इस पोजीशन पे आ जाता, और इस पोजीशन पे आते ही वो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ रेट कम हो रही है तो कैश काउ की पोजीशन पे आ जाएगा ये। तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट आपके 5th नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। नेक्स्ट अपन आते हैं 6th नंबर केस स्टडी पे। तो अब स्टूडेंट जो 6th नंबर की आपकी जो केस स्टडी है, उस 6th नंबर केस स्टडी के अंदर आपको एक टेक्नोलॉजी कंसेप्ट गिवन है, और उस टेक्नोलॉजी कंसेप्ट के अंदर आपको 2 डिफरेंट कंपनीज का कंसेप्ट दिया गया है, और 2 डिफरेंट जो कंपनीज हैं उन 2 डिफरेंट कंपनीज के अंदर एक तो कंपनी है
मिडोरी टेक जो जापानीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और सेकंड जो कंपनी है वो सेकंड कंपनी है डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि जो मिडोरी टेक कंपनी है वो तो फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है क्लाउड सिस्टम के लिए। तो क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं उसके लिए फायरवॉल सिस्टम बनाती है। कौन बनाती है? मिडोरी टेक कंपनी। और जो डेजिनर कंपनी है ये बेंगलोर की कंपनी है और ये यूजर इंटरफेस डिज़ाइन कंपनी है। तो यूज़र के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराती है जिसकी हेल्प से क्लाउड के सर्विसेज को अपने क्लाइंट पे अपन यूज कर सके। तो ये तो इंटरफेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाती है जिसकी हेल्प से क्लाउड की सर्विसेज को अपन क्लाइंट पे यूज़ कर पाएंगे। और जो मिडोरी टेक कंपनी है ये फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है जिससे कि आपके डेटा को कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाए, डेटा करप्ट नहीं हो, डेटा हैकिंग नहीं हो। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है। ये जो मिडोरी है ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है, और जो डेजिनियर है ये जो है ये यूज़र इंटरफेस बनाते हैं जिससे यूज़र आपके क्लाउड के डेटा को क्लाइंट पे एक्सेस कर सके। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया इसके अंदर कि इस मिडोरी टेक कंपनी ने $multi-million डील की है। किसके साथ में? डेजिनर कंपनी के साथ में, ताकि अपना बिजनेस और अपन ग्रो कर सकें इसके अंदर। और इस डील करने के पीछे इनमें जो डील हुई है, इनमें जो जॉइंट वेंचर हुआ है, उनमें जो डीलिंग हुई है, उस डील के पीछे जो मेजर मोटिव था, वो मेजर मोटिवेशन था इनके पीछे, मेजर जो मोटिव था इसके लिए, तो मेजर मोटिव है और वो दोनों कंपनी, बोथ कंपनीज का, बोथ द कंपनीज मेजर मोटिव्स है, और वो है कैप्चर द बडिंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो ये जो टू कंपनीज हैं, कौन कौन सी? डेजिनर और मिडोरी। ये टू कंपनीज में जो $multi-million डील हुई है, इन दोनों ने जो जॉइंट वेंचर किया है, इन दोनों ने जो कोलैबोरेशन किया है, उनको डील करने के पीछे जो मेजर मोटिव था वो मोटिव था कि दोनों कंपनी मिलकर डील कर सकें, कैप्चर कर सकें। क्या कैप्चर कर सकें? बडिंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट। बडिंग सेगमेंट का मतलब होता है जो अननोन सेगमेंट था, जो न्यू सेगमेंट था, जिसको अभी तक किसी ने कैप्चर नहीं किया है, उस सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने ये $multi-million डील की है, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि दोनों सेपरेट आइसोलेशन में, आइसोलेटेड ऑपरेशंस में ये दोनों इस तरह की सेगमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। यदि आइसोलेशन पे काम करेंगे, सेपरेशन पे काम करेंगे, अलग अलग के काम करेंगे, तो ये इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो इस बडिंग सेगमेंट को, अननोन न्यू सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने ये $multi-million डील की है। इसको अपन कोलैबोरेशन कह सकते हैं, इसको अपन जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, मर्जर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मर्जर के अंदर तो दो एंटिटी मर्ज होकर एक न्यू एंटिटी क्रिएट हो जाती है, जबकि यहाँ पे न्यू एंटिटी कोई भी क्रिएट नहीं हो रही है, दोनों की सेपरेट एंटिटी मेंटेन रहेगी। तो इसको अपन जॉइंट वेंचर कह सकते हैं या इसको कोलैबोरेशन कह सकते हैं, मर्जर नहीं कह सकते हैं। मर्जर नहीं है। मर्जर तो जब होता है जब टू एंटिटीज मिलकर एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, अब तक उसमें नहीं है इसमें ये। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर कि ये शेयर करेंगे इसके अंदर इस डील में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो शेयर करेंगे इसके अंदर। किस रेशो में? 30-70 के इन्वेस्टमेंट के रेशो में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शेयर करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। अब इस रिसर्च सेंटर को अच्छे से मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया है मिस्टर BK सुमन। तो मिस्टर BK सुमन को अपॉइंट किया गया है एज द जनरल मैनेजर ऑफ द R&D सेंटर। तो R&D सेंटर के लिए मिस्टर सुमन को एज ए जनरल मैनेजर अपॉइंट किया गया है, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा CEO ऑफ मिडोरी टेक कंपनी को। तो ये मिस्टर सुमन एक जनरल मैनेजर है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर सुमन एक जनरल मैनेजर है R&D कंपनी का, जो रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली CEO ऑफ मिडोरी टेक कंपनी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कि अब यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट ये था कि इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को मैनेज करना है
तो मिडोरी टेक कंपनी को अपना बिजनेस अच्छे से मैनेज करना है, तो इसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग सेगमेंट बनाए हैं। और वो सेगमेंट जो बनाए हैं, रोबोटिक सेगमेंट एक अलग सेगमेंट होगा आपका, ई कॉमर्स का एक अलग सेगमेंट होगा, एनर्जी सेगमेंट एक अलग होगा और अदर सेगमेंट, ये फोर सेगमेंट्स में इस बिजनेस को मैनेज किया जाएगा। फिर इसके बाद जो मिडोरी टेक कंपनी है, इस मिडोरी टेक कंपनी ने ये सर्च किया है 5 प्रोबेबल इंडियन कंपनीज फॉर ए डिज़ाइन ओरिएंटेड डील। तो डिज़ाइन ओरिएंटेड डील करना है, किसको डील करना है? मिडोरी टेक कंपनी को एक डिज़ाइन ओरिएंटेड डील करना है। तो उसके लिए 5 इंडियन कंपनीज को उसने देखा, सर्च किया है, और उसके लिए इन्होंने मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडल्स भी यूज़ किए हैं। मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडल्स स्टूडेंट आपको ये 6 चैप्टर में दिए गए हैं। फाइनेंशियली किसी कंपनी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, किसी कंपनी की वैल्यूएशन करना होता है। तो किसी कंपनी की वैल्यूएशंस आपको करना हो तो 6 नंबर चैप्टर में फाइनेंशियल स्टडीज़ में आपको दिया गया है, जिसमें अप्रोचेस दी गई हैं, जिसमें आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास मेथड्स हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड्स हैं, या नेटवर्थ कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स आपको चैप्टर 6 में गिवन है फाइनेंशियल स्टडीज़ के अंदर। तो उसमें भी इन्होंने भी जिस कंपनी के साथ अपन डील करेंगे उस कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइनेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडल्स फाइंड आउट किए ताकि अपन बेस्ट सूटेबल सिनर्जी फाइंड आउट कर सकें। फिर फाइनली इनको लगा कि जो ये कंपनी है, कौन सी, जिससे पहले इसने जॉइंट वेंचर किया था, उसी के साथ ही मैं डील कर सकता हूं। तो यहाँ पे फाइनली किसके साथ डील हुई उनकी? विथ डेजिनियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। और ये जो डील थी, इस डील को बिगेस्ट इंडो जापान डील के नाम से जाना गया, जिससे कि इन दोनों कंपनी में एक और बड़ा कोलैबोरेशन किया गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपकी इस स्ट्रेटजी का इसके अंदर। अब अपन इसके बेस पे क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो मैंने आपको के सेगमेंट बताए थे कि इसके 4 सेगमेंट हैं, रोबोटिक, ई कॉमर्स, एनर्जी एंड अदर्स। ये 4 सेपरेट यूनिट बनाई गई हैं। तो 4 सेपरेट यूनिट जो बनाते हैं उसे नेम दिया जाता है SBU। जब अपने अपने बिजनेस की उनके ब्रांड के बेसिस पे, उनकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, बिजनेस में एडवांटेजेस, स्ट्रेटजी के एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए जब कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, सेपरेटली डील करना है, तब उसमें जो सेपरेट यूनिट बनाई जाती हैं तो वो सब आपके होते हैं SBU, जो सेपरेट बिजनेस हैं, यूनिक बिजनेस हैं, मार्केट वैल्यू अलग अलग है उनकी, या फिर मार्केट में डिमांड डिफरेंट है उनकी, एडवांटेजेस डिफरेंट हैं। तब उस पर्पज़ के लिए जब आप यूनिट बनाते हैं सेपरेटली तो उसको नेम दिया जाता है SBU। तो अब आपको इसमें यह बताना है which of the following is not a characteristics of this units। तो अब आपको ये बताना है कि यूनिट बनाते हैं तो यूनिट बनाने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो जब SBU बनाते हैं तो फर्स्ट एक तो डिस्टिंक्ट मार्केट के बेसिस पे अपन यूनिट बनाते हैं कि इसका मार्केट अलग है, रोबोटिक सिस्टम उसका मार्केट अलग है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग यूनिट बनाई जाती है मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। नेक्स्ट, कस्टमर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे यूनिट नहीं बनती है, क्योंकि कस्टमर तो चाहता है कि मुझे हर सर्विसेज के लिए अलग से डीलिंग हो, हर सर्विसेज के लिए अलग से सेगमेंट हो, अलग से मुझे सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। तो कस्टमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे कभी भी यूनिट नहीं बनाई जाती है। यूनिट किस बेस पे बनती है? एक तो डिस्टिंक्ट मार्केट, सबका अलग अलग मार्केट है, तो अलग अलग मार्केट एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन अलग अलग मैनेज करते हैं। सेकेंड नंबर, यूनिट बनाई जाती हैं टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे, जिनकी सिमिलर टेक्नोलॉजी है उनकी एक यूनिट बना देंगे, टेक्नोलॉजी अलग अलग है तो उनके अलग अलग यूनिट बना देंगे। नेक्स्ट आप बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बेसिस पे कि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा गेन कर सकता हूँ तो उसके अलग यूनिट बना दूंगा उसके अंदर। तो यूनिट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बेसिस पे, टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे और मार्केट डिस्टिंक्ट बेसिस पे। कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे अपन यूनिट नहीं बनाते हैं। आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में ज़्यादा अच्छे से डील करना है, किसकी मार्केट वैल्यू हाई है, किस में एडवांटेज आपको ज़्यादा मिल सकता है, और टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे अपन अपनी यूनिट बनाते हैं, जो SBU के अंदर चैप्टर 2 में कंसेप्ट आपको गिवन है। तो कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे यूनिट नहीं बनती है कभी भी, और कस्टमर के बेस पे जो यूनिट बनते हैं उसको नाम दिया जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स अलग से दिए गए हैं आपको चैप्टर 7 के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कस्टमर के बेसिस पे यदि डिवीज़न बनता है तो उसको नेम दिया जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। वो SBU नहीं होता, वो डिवीज़न होता है जो कस्टमर के बेस पे बनता है।
फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसके अंदर, डेजिने प्राइवेट लिमिटेड एंड मिडोरी टेक डील्स फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। इन दोनों ने डील की है किस मोटिवेशन के लिए, और उसका मेन मोटिव क्या था इनके डील करने के लिए। $multi-million डील की थी इन्होंने, उसको डील करने के पीछे इनका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था कि बडिंग सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकें, मार्केट के बडिंग सेगमेंट को कैप्चर कर सकें, जो न्यू सेगमेंट है जिसको अभी तक किसी ने कैप्चर नहीं किया। तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई भी जॉइंट वेंचर होता है तो उसे नेम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जब कभी भी अपन जॉइंट वेंचर करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फुलफिल करना है, एक पर्टिकुलर डील मुझे कंप्लीट करना है, एक पर्टिकुलर पर्पस मुझे सॉल्व करना है, तब उस पर्पस के लिए यदि अपन जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसे स्ट्रेटेजिक अलायंस नेम दिया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आपका यूज आता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट, R&D सेंटर जो बनाया गया बेंगलोर में, वो एक गेम चेंजर था। किसके लिए? बहुत कंपनीज के लिए, डेजिनियर और मिडिटोरी दोनों के लिए एक गेम चेंजर था। अब आपको ये बताना है कि R&D की जो अप्रोचेज आप यूज़ करते हैं, इस अप्रोचेज में जो ये डिफरेंट अप्रोचेज आपको गिवन है, इन डिफरेंट अप्रोचेज में से कौन सी अप्रोच R&D की अप्रोच नहीं है इसके अंदर? नॉट एन अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो जब R&D अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कौन सी अप्रोच है जो R&D में कवर नहीं की जाती है? तो ये R&D की जो अप्रोचेज हैं स्टूडेंट, ये 6 चैप्टर में दी गई हैं। 3 अप्रोचेज आपके पास आती हैं। जब आप पेज नंबर 6.19 जब पेज पढ़ेंगे तो उसमें 3 अप्रोचेज आपको मिलेंगी, और 3 अप्रोचेज में आपको दिया गया, एक तो अपन R&D करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे, नेक्स्ट आप R&D करते हैं इसके अंदर इनोवेटिव इमिटेटर के बेसिस पे, और थर्ड नंबर पर R&D करते हैं इसके अंदर लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन के बेसिस पे। ये चैप्टर 6 में 6.19 पेज नंबर आप जब पढ़ेंगे तो 3 अप्रोचेज आपको दी गई हैं। और ये जो 3 अप्रोचेज हैं, और 3 अप्रोचेज की फर्स्ट लाइन में 3 अप्रोचेज जब आप पढ़ेंगे तो 3 अप्रोचेज की फर्स्ट जो लाइन है, उन सभी फर्स्ट लाइन के अंदर इन अप्रोचेज को बोल्ड करके, हाईलाइट करके आपको VSI बुक में प्रोवाइड कराया गया है। तो ये मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि VSI बुक हम लोगों ने जो बनाई है वो ICAI मॉड्यूल को पॉइंट्स के फॉर्मेट में और कीवर्ड्स को, की सेंटेंस को हाईलाइट करके हमने वो बना के स्टूडेंट्स को दिया है, जिससे कि स्टूडेंट इजीली उनको पढ़ सके और स्टूडेंट्स इजीली उनको कवर कर पाएँ। तो जब ये पेज नंबर 6.19 पे देखेंगे तो R&D की 3 अप्रोचेज आपको मिलेंगी इसके अंदर, और इन 3 अप्रोचेज में फर्स्ट लाइन में इन कॉन्सेप्ट को बोल्ड करके आपको दिया गया है इसके अंदर कि फर्स्ट अप्रोचेज में न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे प्रोडक्ट बनाते हैं, सेकंड के अंदर इनोवेटिव इमिटेटर्स के बेस पे प्रोडक्ट बनाते हैं, और थर्ड नंबर में लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके अंदर ये उसके अप्रोच में कवर नहीं की जाती है इसके अंदर, तो इसे उसके अप्रोच में कवर नहीं किया जाता है। बीइंग ए मिडिटेटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये उसके अप्रोच में नहीं आती है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में अभी देखा था अपन ने, मिस्टर BK सुमन जो हैं वो जनरल मैनेजर हैं। जो BK सुमन है वो जनरल मैनेजर हैं, किसके हैं? R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ये एक जनरल मैनेजर हैं। तो अब आपको बताना है कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल होते हैं, चैप्टर 1 में आपके पास स्ट्रेटेजिक लेवल हैं, 3 लेवल्स आते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया मैंने 3 लेवल्स में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। ये 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जिनको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में नेम दिया जाता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो अब आपको बताना है कि जो जनरल मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो जनरल मैनेजर स्ट्रेटेजी के किस लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये चैप्टर 1 में क्लियरली मेंशन है कि जनरल मैनेजर जो होते हैं स्टूडेंट, वो जनरल मैनेजर आपके वर्क करते हैं कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल पे। ये जब आप चैप्टर 1 में जो पढ़ेंगे पेज नंबर 1.12, तो पेज नंबर 1.12 पे क्लियर इन्होंने चैप्टर के 1.12 पेज के एंड में क्लियर एक लाइन में अलग से मेंशन किया गया है कि जो जनरल मैनेजर होता है वो बोथ लेवल पे वर्क करता है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी और वो बिजनेस लेवल वर्क करता है। क्लियरली इस पेज की लास्ट लाइन में क्लियरली ये टॉपिक मेंशन है इसके अंदर। तो जनरल मैनेजर्स कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल दोनों पे वर्क करते हैं इसके अंदर।
फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, और वो क्वेश्चन है इसके अंदर कि जो मिडोरी टेक कंपनी है इसने फाइनेंशियल मेथड्स, फाइनेंशियल मॉडल यूज़ किए हैं कंपनी को फाइनेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आपको बताना है कि जब डेजिनेट प्राइवेट लिमिटेड को इसने उसके साथ डील की थी इन्होंने, तो जो आपकी डेजिनेट प्राइवेट लिमिटेड हैं, जब इसकी वैल्यूशंस अपन करेंगे फाइनेंशियल वैल्यूशन, तो उस फाइनेंशियल वैल्यूशंस में कौन सा मेथड वाइबल नहीं होगा। फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट अ वाइबल मोड ऑफ वैल्यूएशन, कि जब डेजिनेट कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो कौन सा मेथड आपके लिए वाइबल नहीं होगा। तो अब इसमें मेथड दिए गए हैं आपको। फर्स्ट मेथड दिया गया है फ्यूचर अर्निंग बेनिफिट मॉडल। सेकंड आपको देखिए वैल्यू ऑफ सिमिलर फर्म। ये सब मेथड्स हैं चैप्टर 6 में फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में। और नेक्स्ट है नेटवर्थ मेथड और एक है पीई रेशियो मेथड। तो अब इसमें जब अपन इस कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, कौन सी कंपनी की, तो इवैल्यूएशन करेंगे अपन डेजिनेट कंपनी की। तो डेजिनेट कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो ये आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो डेजिनेट कंपनी है ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है तो उसकी मार्केटेबल शेयर वैल्यूज़ नहीं होती, मार्केटेबल शेयर्स नहीं आते हैं उसके। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मार्केटेबल शेयर्स नहीं होते हैं, तो डज नॉट हैव मार्केटेबल शेयर्स। तो मार्केटेबल शेयर्स नहीं होते हैं प्राइवेट कंपनी के, तो मार्केटेबल शेयर्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए पीई रेशियो मेथड वाइबल नहीं होता है इसके अंदर। तो ये मेथड इसलिए वाइबल नहीं है, वैसे ही मेथड भी गिवन है। जब आप ये चैप्टर 6 में फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में देखेंगे वैल्यूएशन के मेथड्स, तो ये पी रेशियो मेथड भी गिवन है। बट इस कंपनी के लिए ये मेथड वाइबल नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके मार्केटेबल शेयर्स नहीं है। तो मार्केटेबल शेयर्स जब नहीं होते हैं तो अपन उसके लिए पीई रेशियो मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पी रेशियो मेथड शेयर वैल्यूज़ के लिए काम करता है। ये आप लोग एफएम में, अकाउंट्स में, कोचिंग में पढ़ते हैं कंसेप्ट इसका। तो ये था आपका स्टूडेंट 6 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। फिर आपका नेक्स्ट आता है 7th नंबर के स्टडी। तो 7th नंबर जो केस स्टडी स्टूडेंट, ये क्रॉकरी बिजनेस का कंसेप्ट आपके पास गिवन है, और इस क्रॉकरी बिजनेस में 2 डिफरेंट कंपनीज़ आपको दी गई हैं, और 2 डिफरेंट कंपनीज़ में क्रॉकरी बिजनेस का काम चलता है। तो अब ये 2 कंपनी जो है वो एक फर्स्ट तो है सुख प्राइवेट लिमिटेड, सुख प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक इटालियन क्रॉकरी कंपनी है, इटालियन क्रॉकरी कंपनी है ये। और ये इटालियन जो क्रॉकरीज हैं ये इसको अपनी इंडिया में सेल करती है इसके अंदर। अब इटालियन कंपनी है, इटालियन प्रोडक्ट सेल कर रही है और इंडिया में उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो इसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग की। दिस रिक्वायर्ड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड वर्कफोर्स। रीज़न, इंडियन कंपनी है, इटालियन लैंग्वेज को नहीं समझते हैं वो। अब इटालियन लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, हिंदी आप बोल नहीं सकते हो, तो उस केस में आपको कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है, और ये सबसे बड़ा कांस्टेंट चैलेंज फॉर द कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में आप अपनी इटालियन कंपनी सेल करेंगे, इटालियन प्रोडक्ट सेल करेंगे, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये कंपनी का जो नेम है इटालियन कंपनी विच ऑन्स फैसिल। तो फैसिल एक इसका ब्रांड नेम है, और उसी ब्रांड नेम से इन इटालियन कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इटालियन क्रॉकरी कंपनी है जो इंडिया में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है इसके अंदर, और इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर, और वो चैलेंज है इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स का, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज आप नहीं समझते इंडिया में, और हिंदी ये लोग बोल नहीं सकते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आपको कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आपको गिवन है इसके अंदर कि इस कंपनी का जो ओनर है
इस कंपनी का जो ओनर है कौन, सुख प्राइवेट लिमिटेड का जो ओनर है वो मार्केट स्टडी करने के लिए रेगुलर अटेंड करता है इंडस्ट्री रिलेवेंट कॉन्क्लेव्स, मतलब मीटिंग्स। तो ये इस कंपनी का जो ओनर है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट की स्टडी करने के लिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो उन सब की स्टडी करने के लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनकी पॉलिसी क्या है, उन सब की स्टडी करने के लिए जनरल ब्राउजिंग के लिए क्या करता है, एक तो इंडस्ट्री जो मीटिंग्स होती है वो अटेंड करता है, अटेंडिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट कॉन्क्लेव्स। कॉन्क्लेव्स का मतलब होता है मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग्स को अटेंड करता है ये। प्लस ये मार्केट एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए बिजनेस मैगजीन्स को भी रीड करता है। तो बिजनेस मैगजीन्स को भी रीड करता है जिससे कि इंडिया का पूरा नॉलेज हो, इंडियन इकोनॉमी का पूरा नॉलेज हो, इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पॉलिसी, उन सब का नॉलेज हो सके। तो उसके लिए वो इंडस्ट्री मीटिंग अटेंड करता है और बिजनेस मैगजीन्स भी पढ़ता है ये। फिर एक प्रॉब्लम हो रहा है इस कंपनी के साथ में, और वो अभी आपने सुना भी है, मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था इसके अंदर, और वो स्टेटमेंट था वोकल फॉर लोकल। तो ये स्टेटमेंट है, तो ये इसने ऑब्जर्व किया इसके अंदर कि ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सेंटीमेंट जुड़ा है, इस स्टेटमेंट से इंडियन पर्सन्स का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो उस वजह से वो डिस्टर्ब कर रहा है, किसको डिस्टर्ब कर रहा है, इटालियन ब्रांड्स को डिस्टर्ब कर रहा है इसके अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट अभी कुछ टाइम पहले ही कोरोना टाइम में ही दिया गया था मोदी जी की तरफ से, वोकल फॉर लोकल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टेटमेंट है उससे इंडियन पर्सन्स का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, इंडियन कस्टमर जो हैं उनका सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्टर्ब कर रहा है इटालियन ब्रांड्स को। तो ये प्रॉब्लम इसने ऑब्जर्व की है इसके अंदर, और अब इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसकी केस स्टडी के क्वेश्चंस के आंसर। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये आता है इसके अंदर। हाँ, प्लस एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये जो है अर्थन होम ग्राउंड, ये एक इंडियन कंपनी है, वो इटालियन कंपनी थी, सुख प्राइवेट लिमिटेड एक इटालियन कंपनी है, और जो ये अर्थन कंपनी है ये एक होम इंडियन कंपनी है कि। लोकल प्रोड्यूसर ऑफ एथन्स, ये कंपनी है जो इंडियन कंपनी, जो इंडियन क्रॉकरी बनाती हैं। तो इसने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि सेंटीमेंट जुड़ गया कस्टमर्स का इनके साथ में, तो इंडियन जो इटालियन ब्रांड है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए इसके जो ओनर हैं उसने क्या किया, मीटिंग की किसके साथ में, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ में। क्यों, ताकि अपन उसके साथ पार्टनरशिप कर सके, क्योंकि इसकी डिमांड तो धीरे धीरे मेरी खत्म होती जा रही है, इसका डिमांड नहीं है इसके अंदर, तो मुझे लोकल के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, और लोकल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद मुझे उसी की ब्रांड के साथ काम करना पड़ेगा, तभी मैं इंडिया में बिजनेस कर सकता हूं। क्योंकि इटालियन बिजनेस पे काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो वोकल फॉर लोकल है इससे सेंटीमेंट जुड़ गया है, और इटालियन ब्रांड अपन यहाँ सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसके जो ओनर हैं, सुख प्राइवेट लिमिटेड के जो ओनर हैं, उसने मीटिंग की है किसके साथ में, लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं एथन यूटेंसिल्स, उसके साथ में पार्टनरशिप की है, जिससे कि आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकें। हाँ, तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट आपका यही आता है इसके अंदर, होम ग्राउंड वाज बेस्ड ऑन ट्रिगर्स ऑफ चेंज, फॉलोइंग ट्रिगर, शिफ्ट ऑफ द कंपनी टू, तो ये सुख प्राइवेट लिमिटेड है, ये शिफ्ट हो रही है, किस पे शिफ्ट हो रही है, अर्थन होम ग्राउंड कंपनी से, मतलब इंडियन कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में शिफ्ट हो रही है। क्यों रही है, बेस्ड ऑन ए ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब होता है कि जब एक्सटर्नल में कोई भी चेंजेस आता है तो उससे आपकी कंपनी पे जो इफेक्ट आ रहा है उसे नेम दिया जाता है ट्रिगर्स ऑफ चेंज। जैसे एक्सटर्नल में वोकल फॉर लोकल का स्टेटमेंट चला, उससे कस्टमर के सेंटीमेंट जुड़ गए, तो इससे उसकी कंपनी की डिमांड कम हो गई, उसकी ब्रांड की डिमांड कम हो गई है, तो वो कहलाता है ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। अब आपको बताना है फॉलोइंग ट्रिगर इज मोस्ट रिलेवेंट इन द केस ऑफ सुख प्राइवेट लिमिटेड। तो उससे कौन सा है, कंज्यूमर स्टेट सेंटीमेंट्स उससे जुड़ गया लोकल फॉर वोकल से। तो ये
कंज्यूमर्स का सेंटिमेंट अटैच्ड हो गया है, अब वो इटालियन ब्रांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। ये सेंटिमेंट्स का कंसेप्ट आपको केस स्टडी में भी गिवन है। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डिड द ओनर एंड लीडर्स ऑफ सुख प्राइवेट लिमिटेड। तो सुख प्राइवेट लिमिटेड का जो ओनर है, लीडर है, वो किस टाइप के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को यूज़ कर रहा है। तो देखिए इसने क्या किया, इसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए मार्केट को स्टडी कर रहा है, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो मार्केट को स्टडी और मार्केट को एनालिसिस करने के लिए उसने क्या क्या काम किए हैं, और ये स्टडी करने के लिए इसने अटेंड किए हैं इंडस्ट्री रिलेवेंट मीटिंग्स को, बिजनेस की मैगजीन पढ़ रहा है वो, जिससे अपन फाइंड आउट कर सके कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट में किसकी डिमांड है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको स्टडी करने के लिए ये दो काम कर रहा है। फर्स्ट एक तो वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, और प्लस बिजनेस की मैगजीन को पढ़ रहा है, जिससे कि आपको मार्केट का पूर्ण नॉलेज हो, मार्केट में क्या है, किस चीज़ का डिमांड है, ट्रेंड वो ऑब्जर्व कर सकें, और उसके बेस पर अपन अपने स्ट्रेटेजिक चेंज और कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा कोई भी कंट्रोल जिसमें अपन अटेंड करते हैं मीटिंग, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बिजनेस मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिससे अपन मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, इस तरह के कंट्रोल को नेम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। तो इस तरह का जो कंट्रोल होता है उसे नेम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस का कंसेप्ट। और ये स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस का कंसेप्ट है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, चैप्टर 8 में आपके पास गिवन है। ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपके पास गिवन है, और इसमें सेकंड नंबर जो कंट्रोल आप पढ़ेंगे, टोटल 4 कंट्रोल हैं, और वो कंट्रोल है प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो ये 4 टाइप्स के कंट्रोल हैं, चैप्टर 8 में आपके पास गिवन है। उसमें सेकंड नंबर जो कंट्रोल पढ़ेंगे उसमें क्लियर मेंशन है, जहाँ पे अनफोकस्ड मॉनिटरिंग करते हैं, और जिसमें आप बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं, पार्टीज़ क्लब में आप जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह के जो कंट्रोल्स होते हैं उसे स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के नेम से कहा जाता है। और इसमें केस स्टडी में क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया है, इसका जो ओनर है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड मीटिंग्स को अटेंड करता है, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, और बिजनेस मैगजीन्स को पढ़ता है। तो ये सब कंट्रोल आपके आते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है आपके पास, वोकल फॉर लोकल इज ए मार्केट सेंटिमेंट दैट चेंज कस्टमर्स प्रेफरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सुख प्राइवेट लिमिटेड गेज्ड द कंपटीशन इन माइट फेस इन कमिंग मंथ्स। एज पर माइकल पॉटर्स 5 forces of competitive analysis is most relevant in this case। तो यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, एक तो इटालियन कंपनीज़ है, और इटालियन कंपनी है सुख प्राइवेट लिमिटेड, और एक इंडियन कंपनी है, और वो इंडियन कंपनीज़ है आपके पास अर्थन। तो यहाँ पे जो अर्थन है वो क्या है, उस अर्थन की जो कंपनीज आती है उसका जो प्रोडक्ट है वो इटालियन कंपनी के प्रोडक्ट के लिए क्या उसका इंडियन प्रोडक्ट है, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया आपके पास। तो इटालियन क्रोकरी का प्रोडक्ट था, सुख प्राइवेट लिमिटेड का इटालियन प्रोडक्ट है, और जो अर्थन कंपनी है उसका प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट है। तो इंडियन प्रोडक्ट क्या हो गया उस इटालियन के लिए, उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया, तो उसी की वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया उसके लिए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। तो थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ये चैप्टर 5 में है, पॉटर्स 5 forces मॉडल के अंदर है। तो इटालियन क्रॉकरी है और उसका सब्स्टिट्यूट इंडियन प्रोडक्ट मिला है आपको, और इंडियन प्रोडक्ट जो हो गया वो इटालियन का सब्स्टिट्यूट मिल गया है, और इसी से कस्टमर के सेंटीमेंट अटैच हो गए हैं, और वो इंडियन प्रोडक्ट ही परचेज करेंगे इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, वो तो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो थ्रेड्स बन जाता है आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर सुख प्राइवेट लिमिटेड। देखिए इसमें क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि सुख प्राइवेट लिमिटेड के जो पर्सन्स हैं उनके सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि हिंदी उन्हें आती नहीं है, और इटालियन लैंग्वेज जो वो यहाँ के कस्टमर्स नहीं समझ सकते हैं। तो अब जब आप कस्टमर के साथ डील करोगे, कस्टमर को सर्विस दोगे,
कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेंगे आप, तब उस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन करेंगे, तो उस पर्पस के लिए आपको कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जो इंडियन कस्टमर भी समझते हो और जो उस सुख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स भी समझते हो। तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज आपके यूज़ करनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज, और वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज कब फेस करना पड़ेगा? मेन जब आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, जब कस्टमर के साथ आप डीलिंग करेंगे, कस्टमर को आप सर्विस देंगे, कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, तब आपके ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम जब आएगी, जब पब्लिक डीलिंग करते हो, जब कस्टमर के साथ आप डीलिंग करते हो, तो आपको ये कंसेप्ट पूछा गया है, फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर सुख प्राइवेट लिमिटेड। और वो भी कब? एट द टाइम ऑफ फैसिल ब्रांड क्रॉकरी। फैसिल क्या है? एक इटालियन कंपनी ब्रांड है जो कि इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो ये चैलेंज कब फेस करना पड़ेगा? जब कस्टमर्स को आप सर्विस दोगे, पब्लिक डीलिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो आपकी कंपनी का काम है, तो उससे पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही है। आप जब आउटसोर्सिंग करते हो, कोई एक्टिविटी आप खुद नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरी कंपनी से करवाते हो, तो दूसरी कंपनी के साथ डीलिंग करते हो, पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। और प्रोक्योरमेंट करते हो तो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कस्टमर को सर्विस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब पब्लिक डीलिंग करोगे, इंडियन कस्टमर के साथ पब्लिक डीलिंग करोगे, जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, डील करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तब इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कस्टमर सर्विसेज के टाइम पे। फिर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको अपने बिजनेस को क्या करना है? रिवैम्प करना है, रिनोवेशन करना है। तो स्ट्रेटेजिकली रिवैम्प देयर बिजनेस, तो बिजनेस को आपको रिनोवेट करना है। तो रिनोवेट करने के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। किसके साथ करें पार्टनरशिप? इंडियन लोकल प्रोड्यूसर के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं। और प्लस क्या कर दिया? इंडियन लोकल प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, और जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस था इटालियन क्रॉकरी बिजनेस को, उसको क्या कर दिया आपने? सोल्ड आउट कर दिया इसके अंदर। तो आपने इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिए, बिजनेस बंद नहीं किया है। बिजनेस का इटालियन वाला जो सेगमेंट था वो आपने सेल आउट कर दिया। तो बिजनेस का एक पोर्शन जब सेल आउट करते हैं, पूरे बिजनेस को बंद नहीं कर रहा हूँ, पूरी कंपनी बंद नहीं कर रहा हूँ, एक सेगमेंट को सेल कर रहा हूँ जिसमें मैं सक्सेस नहीं हूँ, जो मेरा नहीं चल पा रहा है, तो उस एक सेगमेंट को सेल करते हैं, तो वो कहलाता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो आपने इंडियन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, तो कंपनी चलती रहेगी, लेकिन उसका जो इटालियन सेगमेंट था उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया है, तो वो कहलाया डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। जब एक सेगमेंट को सेल आउट कर दिया जाता है तो वो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी आता है। पूरी कंपनी यदि बंद कर देता, मैं सुख प्राइवेट लिमिटेड पूरी कंपनी ही यदि बंद कर देता, तो वो कहलाता है लिक्विडेशन। लेकिन यहाँ पे कंपनी चल रही है, आप इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, आपने अपना जो इटालियन ब्रांड था वो आपने बंद कर दिया है, वो सेल आउट कर दिया है, तो वो कहलाया डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो वो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी आता है। लिक्विडेशन आ नहीं सकता क्योंकि कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी ने दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप कर ली है। और इंटेंसिफिकेशन नहीं आ सकता क्योंकि जब एक्सपेंशन करते हैं तब आता है, यहाँ तो आपने सेल आउट किया है इसके अंदर। और टर्न अराउंड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टर्न अराउंड जब होता है आप इंटरनल रिट्रेंचमेंट करते हो। जब आप इटालियन क्रॉकरी का एक प्रोडक्ट बंद कर देते या एम्प्लॉय कम कर देते तब टर्न अराउंड होता है। इंटरनली रिट्रेंचमेंट करते हैं तब आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आता है। तो यहाँ पे आपने तो पूरी कंपनी ही बंद कर दी है, कौन सी की? इटालियन सेगमेंट वाली कंपनी बंद कर दी है, तो वो डाइवेस्टमेंट के अंदर आता है स्टूडेंट। तो ये था आपका 7th नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 8 नंबर केस स्टडी। तो अब स्टूडेंट जो आपकी 8 नंबर केस स्टडी है, उस केस स्टडी के कंसेप्ट में आपको बताया गया है कि डॉक्टर मिकेश गुप्ता हैं जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट गुरु हैं, किसमें? एट लीडिंग मैनेजमेंट स्कूल इन पटना। और ये क्या करते हैं? अवेयर करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, जो फार्मर होते हैं उन फार्मर्स को अवेयर करते हैं कि कैसे आपको फार्मिंग करनी है, कैसे आपको अपनी लैंड को और बेटर करना है ताकि अपन उसमें अच्छे से फार्मिंग कर सकें। तो सबके लिए उनको सबको एजुकेट करते हैं ये। और इनका जो ब्रांड चलता है, वो बिज़नेस चलता है, वो चलता है ई बंधु के साथ में। ई बंधु के नेम से बिज़नेस करते हैं इसके अंदर, जिसमें अवेयर कराया जाता है स्टूडेंट्स को, अपने फार्मर्स को।
प्लस इन्होंने क्या किया है, एक ये वही टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस है, ये जो ई बंधु जो है ये एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस है जहाँ पे एक सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल शॉप है और ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पे सभी फार्मर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट एक ही जगह पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अब यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग ये है कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स नहीं जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है और वो कैसे यूज़ करें टेक्नोलॉजी को, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इसकी टीम ने क्या किया, अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उस पे एम्फेसाइज के बिना, विदाउट एनी एम्फेसाइजिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे कोई एम्फेसाइज, कोई फोकस नहीं किया उसके बाद, और उसने रीइंजीनियरिंग कर दिया बीपीआर। तो इसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बीपीआर कंसेप्ट को यूज़ किया इसके अंदर, कि फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बीपीआर सिस्टम को यूज़ किया है। और बीपीआर सिस्टम को यूज़ करने में एक प्रॉब्लम कर दी इन्होंने, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चेंजेस तो कर दिए इन्होंने, बट इसमें प्रॉब्लम ये कर दी कि विदाउट एनी एम्फेसाइज ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे फोकस नहीं किया अपने, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो फाइंड आउट नहीं किया, एग्जिस्टिंग प्रोसेस की स्टडी नहीं की, उस पर कोई काम नहीं किया, और विदाउट एनी एम्फेसाइज ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपने क्या कर दिया, बीपीआर कंसेप्ट को यूज़ कर लिया इसके अंदर। तो बीपीआर तो कर दिया, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या रही है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस की स्टडी नहीं की आपने, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, और विदाउट एन एम्फेसाइजिंग और प्रोडक्ट आपने अपने बीपीआर कंसेप्ट को यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कि आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करना है। तो अब कंपनी की प्रॉब्लम है कि कस्टमर फार्मर्स के साथ में उनकी डायरेक्ट कोई डीलिंग नहीं है, फार्मर के साथ उनका डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक सिस्टम फॉलो किया, और वो सिस्टम ये था कि अपन डायरेक्ट अपने जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सर्विसेज अपन फार्मर्स को नहीं देंगे, वो किसको देंगे, अपन होलसेलर्स को और रिटेलर्स को देंगे। तो इसमें ये टारगेट अपना चेंज कर दिया, डायरेक्टली सर्विंग द फार्मर्स। तो डायरेक्टली अपन कस्टमर्स को, फार्मर्स को सर्विस नहीं देंगे, वो डायरेक्ट अपन पहले किसको देंगे, होलसेलर और रिटेलर्स को देंगे, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स के, फार्मर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, वो इजीली डायरेक्ट को कन्विंस कर सकते हैं उनको, और वो ग्रेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है उनको वो समझा सकते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने ये अपना सिस्टम, पूरा बिजनेस पैटर्न, पूरा बिजनेस का मॉडल चेंज कर दिया इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम बनाया कि अब अपना जो प्रोडक्ट होगा वो अपन डायरेक्ट फार्मर्स को नहीं देंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, और अपने डायरेक्ट उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए इन्होंने होलसेलर और रिटेलर से कांटेक्ट किया, और अपनी टेक्नोलॉजी पहले इनके पास जाएगी और वो फार्मर्स को समझाएंगे, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में होते हैं और डायरेक्ट उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद ये तो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम हो गया, अब प्रोडक्ट को सप्लाई भी करना है। तो सप्लाई करने के लिए इनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की फैसिलिटी नहीं थी, तो उस पर्पज़ के लिए इस कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स कर दिया। अब वो किसको आउटसोर्स कर दिया इन्होंने, मालगाड़ी कंपनी का। तो मालगाड़ी एक रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है। तो मालगाड़ी जो है ये एक रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती है इसके अंदर। फिर प्लस इन्होंने एक वर्क और किया इसके अंदर। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो क्या किया इन्होंने इसके अंदर, फर्स्ट कंसेप्ट तो इन्होंने ये किया इसके अंदर कि वो डायरेक्ट फार्मर से डील नहीं करेंगे, वो डील करेंगे अपने होलसेल रिटेलर के साथ में। सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया इसके अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अपने पास नहीं है, तो मालगाड़ी कंपनी के साथ इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दी और मालगाड़ी कंपनी इनके प्रोडक्ट को लेकर जाएगी। थर्ड कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया इसके अंदर कि यहाँ पे इन्होंने एक न्यू सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बनाया एप्लीकेशन में, और वो बनाया चारा विद्या। तो चारा विद्या एक न्यू सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बनाएगी अपने एप्लीकेशंस के अंदर, और ये चारा विद्या जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, एजुकेट करता है फार्मर्स को कि आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है,
आपको अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटर, ताकि अपन अपने और अच्छी फार्मिंग कर सकें। तो उस पर्पज़ के लिए इन्होंने इसके अंदर एक न्यू एप्लीकेशन ऐड कर दिया, एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दिया, चारा विद्या, जो कि फार्मर्स को एजुकेट करेगा ताकि अपनी बेटर फार्मिंग वो कर सकें इसके अंदर। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपकी केस स्टडी का कंसेप्ट। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट आपका यूज़ किया था इन्होंने कि इन्होंने अपना जो सिस्टम था वो सिस्टम चेंज कर दिया डायरेक्ट सेलिंग टू मार्केटिंग। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल और मार्केटिंग करेंगे, तो डायरेक्ट सेल और मार्केटिंग किसके थ्रू करेंगे इसके अंदर, अपन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के थ्रू, क्योंकि इन्होंने पहले ही पहचान लिया कि अपनी फार्मर्स के साथ कोई डीलिंग नहीं है, फार्मर्स के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है अपना, तो अपन डायरेक्ट उनको सेल करेंगे तो अपन उनसे बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपन उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले इन्होंने समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने ये अपना पूरा पैटर्न, पूरा मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने अपना, कि अब ये लोग होलसेलर रिटेलर से डील करेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ा, इन्होंने अपना पूरा ऑब्जर्वेशन किया इसके अंदर कि जो होलसेलर डीलर्स हैं वो फार्मर्स के रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं और वो इजीली उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इन्होंने ये जो पैटर्न चेंज किया, तो ये पैटर्न आपकी स्ट्रेटजी में किस सिस्टम पे काम करता है। सच डिसीजन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव। दो कंसेप्ट होते हैं, मोर प्रोएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। तो इन्होंने तो सप्लाई करने से पहले ही पैटर्न चेंज कर दिया। यदि ऐसा होता कि पहले सप्लाई कर रहे होते और बाद में लगता है कि हम सप्लाई सही से नहीं कर पा रहे हैं और अब अपन होलसेलर से रिटेलर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता मोर रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने सप्लाई करने से पहले ही ऑब्जर्व कर लिया और उसके बाद अपन होलसेल रिटेलर को देंगे, तो वो कहलाता है मोर प्रोएक्टिव। बड़ा याद रखिएगा, सच डिसीजन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। चैप्टर 1 में कंसेप्ट है आपके पास स्ट्रेटजी मोर प्रोएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे मोर प्रोएक्टिव, रिएक्टिव कंसेप्ट तो वैसे भी नहीं है आपके पास, तो मोर प्रोएक्टिव कंसेप्ट, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया कि अपन डायरेक्ट फार्मर से डील नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, तो मोर प्रोएक्टिव कंसेप्ट आता है इसके अंदर, मोर प्रोएक्टिव। सेकंड आता है चारा विद्या, जो एक न्यू प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने इसके अंदर और जो अवेयर करता है फार्मर्स को। तो चारा विद्या वॉज ब्रॉट इन टू द मार्केट टू इंक्रीज फार्मर अवेयरनेस। अब आपको बताना है इसके अंदर कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस स्ट्रेटजी में आएगा, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हैं आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के अंदर ही एक न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, चारा विद्या, जो अवेयर करता है फार्मर्स को अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट नया आया है, मार्केट वही है आपका। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है इसके अंदर लॉजिस्टिक का कंसेप्ट है कि जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन था, वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशंस के लिए कांटेक्ट किया था इन्होंने, और वो किया था मालगाड़ी कंपनी के साथ में। तो ये लॉजिस्टिक जो अलायंस किया गया। अब आपको ये बताना है कि जो आपने मालगाड़ी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है अपने प्रोडक्ट को टाइम पे सप्लाई करने के लिए, तो अब इनमें से जो ये एडवांटेजेस हैं किसके, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी के, लॉजिस्टिक के जो ये एडवांटेजेस हैं, जो उसके बेनिफिट है, इनमें से कौन सा बेनिफिट लॉजिस्टिक का नहीं आता है। तो ये चैप्टर 6 में आपके पास कंसेप्ट गिवन है और वो टॉपिक है लॉजिस्टिक हेल्प इन। चैप्टर 6 जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 6 में टॉपिक है लॉजिस्टिक हेल्प इन। इसमें बेनिफिट आपको दिए गए हैं कि लॉजिस्टिक जब स्ट्रेटजी अपन यूज़ करते हैं, तो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं। पेज नंबर 6.16 पे, पेज नंबर 6.16 पे ये बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं और इसमें बेनिफिट में दिया गया है, आप इस पेज पे पढ़ेंगे। तो जब आप लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं, चाहे खुद मैनेज कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मालगाड़ी कंपनी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं अपने लॉजिस्टिक को, तो लॉजिस्टिक मालगाड़ी कंपनी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट में गिवन है, इस पेज पे आप पढ़ेंगे। कॉस्ट सेविंग होती है इससे आपकी, क्योंकि टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और सही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कॉस्ट सेविंग होती है। प्लस रिड्यूस डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि टाइम पे स्टॉक कस्टमर तक चला जाएगा और कस्टमर अब टाइम पे स्टॉक कस्टमर के पास जा रहा है, कम कॉस्ट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका इंप्रूव हो जाता है। तो बचा क्या,
इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इन्वेंट्री को इंक्रीज नहीं करता है, ये इन्वेंट्री को डिक्रीज करता है, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे है, टाइम पे रॉ मटेरियल दिया रहा है, टाइम पे फिनिश गुड्स आप मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री ज़्यादा गोडाउन में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लॉजिस्टिक तो इन्वेंट्री के लेवल को रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो ये उसका एडवांटेज और बेनिफिट नहीं होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको कि इन्होंने इंजीनियरिंग बीपीआर को यूज़ किया है इसके अंदर और गुड अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया है बीपीआर पे। तो अब आपको ये बताना है कि जब इसने बीपीआर यूज़ किया है तो बीपीआर में किस स्टेप को उसने स्किप कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था, एग्जिस्टिंग बिजनेस को उसने एम्फेसाइज नहीं किया है, एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कोई फोकस नहीं किया है, कोई उसकी स्टडी नहीं की है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मुझे बंद करना पड़ रहा है, तो ये कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस को उसने स्टडी नहीं की है। तो कौन सी स्टेप को मिस कर दिया उसने, वो स्टेप मिस कर दी इसके अंदर, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, उसकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस की कोई स्टडी उसने नहीं की है, उस पर एम्फेसाइज नहीं किया, इसके अंदर फोकस नहीं किया है, और विदाउट एनी स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस ने बीपीआर को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कौन सी स्टेप स्किप हो गई, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट में कि आपको अपने बिजनेस को रिवैम्पिंग करना है, रिवैम्पिंग द बिजनेस मतलब बिजनेस को रिनोवेट करना है। तो बिजनेस को रिनोवेट करने के लिए क्या किया इन्होंने, होलसेलर्स एंड रिटेलर के साथ आप कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, फार्मर्स को स्टॉक देंगे, डायरेक्ट आप उनको स्टॉक नहीं देंगे। तो आपने ये सिस्टम चेंज किया है कि अपन अपना जो स्टॉक है वो डायरेक्ट फार्मर्स को नहीं देंगे, वो अपन रिटेलर और होलसेलर को देंगे। तो ये जो चेंजेस किया गया वो काइंड ऑफ चेंजेस, तो ये चेंजेस में आपने अपना पूरा बिजनेस का सिस्टम, बिजनेस का सप्लाई, बिजनेस का प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया। मीन्स आपने बिजनेस का पूरा मॉडल चेंज कर दिया। आपने मिशन में कोई चेंज हुआ नहीं है, मिशन तो आपका वही है, कंपनी वही है, प्रोसेस चेंज हुआ ओनली आपका। कॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं आया, बिजनेस की डेफिनेशन वही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। मैंने तो बिजनेस का पैटर्न चेंज कर दिया, बिजनेस में सप्लाई करने का पैटर्न चेंज किया, तो मतलब बिजनेस का मॉडल तरीका मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर। तो ये था आपका 8 नंबर के स्टडी का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, तो आपकी 8 नंबर तक की केस स्टडी के कंसेप्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग आपकी केस स्टडीज़ है इनके कंसेप्ट को आपको सोल्व कराएंगे इसके अंदर। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा स्टूडेंट। और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट रिमेनिंग केस स्टडीज़ के सॉल्यूशन देखने के लिए जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आएगा मेरा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये PDF आपको चाहिए जिसमें सारे हाईलाइट होके मिले आपको, तो इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि इसका PDF आपके टेलीग्राम पे मिलता है आपको। और इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको, तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारा PDF जब भी आता है, कोई न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको उस पर मिलता रहेगा, उससे आपको कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।